इसने सारी जिंदगी खपा दी अपनी पार्टी में, अब वो कहाँ जाएगा? इसका तो विकल्प दूसरा ही है कि मैं आत्महत्या कर लूं। नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। सियासत में अनुभव का भाव कितना होता है, ये सवाल बीजेपी में मौजूद हो गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अनुभव पर जोश को तरजीह दी और नतीजा अपने पक्ष में पाया, लेकिन बीजेपी का ये नया अनुभव पुराने अनुभव को दरकिनार करता चला गया। हालांकि पार्टी ने अनुभव को सम्मान देने के लिए मार्गदर्शक मॉडल बनाया है, मगर कई नेता हैं जो अब आत्मसम्मान को ही दरकिनार होता देख रहे हैं। बड़ी बहस में बीजेपी के इस अनुभव पर बहस करेंगे और यह भी जानेंगे कि बिहार में घोटाले की कोई दवा है या नहीं। इसने सारी जिंदगी खपा दी अपनी पार्टी में, अब वो कहाँ जाएगा? इसका तो विकल्प दूसरा ही है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो अब तफसील से शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। बिहार बीजेपी में चंद्रमोहन राय बड़ा नाम रहे हैं, मंत्री रहे हैं और बीजेपी को जवानी के दिनों से ताकत देते आ रहे हैं। लेकिन अब जब उम्र हो चली है, खुद को किनारे पड़ा पा रहे हैं, मगर यह मुश्किल उनकी नहीं बल्कि बीजेपी की साबित होती जा रही है। पार्टी में रहूंगा? अरे पार्टी में जिसने लगा दिया, जिसने सारी जिंदगी खपा दी अपनी पार्टी में, अब वो कहाँ जाएगा? एक ही उपाय न है, इसका तो विकल्प दूसरा एक ही है कि मैं आत्महत्या कर लूं। आहत हैं, अपमानित हैं, पार्टी के अंदर सियासी तौर पर खुद को जख्मी पा रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन राय। जाहिर है जेडीयू के बागियों का हवाला देकर बीजेपी अपनी अंदरूनी हकीकत को छुपा नहीं सकती। बिहार बीजेपी के अंदर बगावत की चिंगारी लगातार सुलग रही है। चंद्रमोहन राय नाराज पहले से हैं, लेकिन अब आरोप लगा रहे हैं कि वो पार्टी में एक शख्स की वजह से बुरी तरह टूट चुके हैं। बार बार जिस तरह से मुझे अपमानित किया गया, टिकट देने के मामले में, मंत्रिमंडल के मामले में, विभाग के मामले में, संगठन में पद देने के मामले में, जब जब मौका आया, चाहे वो अध्यक्ष बनने की बात हो, चाहे नेता पद बनने की बात हो, चाहे लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हो, चाहे पद की, एकदम लगता था कि एक खास व्यक्ति जिसकी चलती है लाठी लेकर के मेरे पीछे पड़ गया है। पता नहीं मेरा क्या दोष था। चंद्रमोहन राय कहते हैं कि जिस शख्स की पार्टी में सबसे ज्यादा चलती है, उनकी वजह से बीजेपी नुकसान उठा रही है। वैसे माना जाता है कि सुशील कुमार मोदी से उनकी नाराजगी रही है, लेकिन अब चंद्रमोहन का साथ देने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। मरमाहत अगर है तो जो व्यक्ति पार्टी को खड़ा करने में, दुख के दिनों में पार्टी के साथ हिम्मत के साथ लग करके पार्टी को आगे बढ़ाया, अगर मैं जरा सा भी उनका अपमान हो रहा हो, वो दुखित है, उनके दुख में मैं शेयर न करूं, तो मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी। बीजेपी में पुराने दिग्गजों का क्या हश्र हो रहा है, इस पर बहस जारी है। चंद्रमोहन राय अपवाद नहीं है, लेकिन बीजेपी को जवाब देना होगा नए जोश के सामने पुरानी जान कितनी कीमती है। ब्रिजमोहन पांडे, जी मीडिया, पटना। आपने देखी हमारी यही रिपोर्ट। पार्टी विथ अ डिफरेंस की बात कहने वाली बीजेपी बिहार में पार्टी विथ डिफरेंसेस नजर आ रही है, और इस विवाद की शुरुआत केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह के एक बयान से शुरू हुई। वो बयान भी आपको दिखाते हैं। हमारे विधानमंडल दल के वही नेता हैं, हमारे नेता हैं, और बिहार के अंदर आज जितने नेता हैं सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता सुशील मोदी हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में हम विधानसभा में, लोकसभा में सफलता पाए हैं। दरअसल बीजेपी के अंदर का सवाल राजनीतिक गलियारे में बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि पार्टी में एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की जो नाराज हैं। अब देखिए, राधा मोहन सिंह कह रहे हैं कि सुशील मोदी सर्वमान्य नेता हैं, पर सीपी ठाकुर उन्हें सर्वमान्य तो बाद की बात, गणमान्य मानने को भी तैयार नहीं दिख रहे। बयान आना लोग सोचते हैं कि
जैसे पोखड़ा में वो झिटकी मार दीजिए तो उससे वेव उठता है तो उस किनारे तक पहुंचता है, तो वही वो वेव उठाता है जो यहाँ से दिल्ली तक पहुंच जाए, यही बात है और कोई खास बात नहीं। अब ये हम काहे के लिए मानेंगे कि सीपी ठाकुर मुख्यमंत्री हो गए? पहले तो बीजेपी की जो खास्ता हालत है उसको ठीक करे बीजेपी, अभी मुख्यमंत्री का तो बयान देना बेकार है। माने बीजेपी में हम लोग क्या जीते हैं? अभी 10 में 4 जीते हैं, तो कैसे मुख्यमंत्री हो जाएंगे? पहला काम अभी है कि कैसे पार्टी को फिर से मजबूत करना है नए सिरे से। अभी मुख्यमंत्री का चर्चा बेमानी है, अभी कोई इस चर्चा की जरूरत नहीं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रामेश्वर चौरसिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। नीरज कुमार जी जदयू से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। प्रेमचंद मिश्र जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। और सुकांत जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हम समझना चाहते हैं सुकांत जी आपसे ही, ये तमाम समस्याएं जो बीजेपी में उत्पन्न हो रही हैं, मैं बिहार के बीजेपी की बात कर रहा हूं, ये एक व्यक्ति विशेष की देन है या हम ये मान लें कि पार्टी विथ अ डिफरेंस में अब सब कुछ डिफरेंट है? देखिए, सत्ता में आती हुई जो पार्टी दिखती है उसमें इस ढंग के विवाद पैदा होते रहे हैं, ये हम लोगों का पुराना अनुभव है। और बीजेपी खुद को पार्टी विथ डिफरेंस कहती है, लेकिन कहना और करना दोनों में बहुत फ़र्क है। यह विवाद या यह चर्चा अभी कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। राधा मोहन सिंह जी ने जो भी किया और किस उद्देश्य किया वो जाने, या बीजेपी के। थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, आपको लगता है राधा मोहन सिंह जी का प्रायोजित बयान हो सकता था? ये हो सकता था, निश्चित रूप से उसमें कहीं एक तत्व तो छिपा हुआ है। जब अभी विधानसभा का चुनाव 1 साल देर है अभी उसमें, और नेता का चयन ये हम मानते हैं कि आप जानते भी हैं कि 2 इसके लेयर होते हैं। एक होता है विधायक, विधानमंडल दल के लोग चुनते हैं, और दूसरा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है कि हमारा चुनाव का फेस, नेता का फेस ये होगा। तो इन सब से पहले इस ढंग का बयान दे करके एक हिलकोर तो पैदा की ही जा रही है, और ये कहीं न कहीं से भी लग रहा है कि कोई प्रयोजन इसमें है, कुछ प्रयोजन है। यह छुपा एजेंडा क्या है ये राधा मोहन सिंह जी ज़्यादा बेहतर ही बता सकते हैं, या चौरसिया जी बता सकते हैं। लेकिन इसने एक निरर्थक एक विवाद पार्टी के भीतर पैदा कर दिया है, और पार्टी में मतभेदों का पुलिंदा एक साथ पिटारा खुल गया है। यह हमको नहीं लगता कि बीजेपी के हित में है ये कुछ। और कहीं ना कहीं जो इस बार उपचुनाव के नतीजे आए वो इस बात को ही परिलक्षित कर रहा है? नहीं, उसमें 2 तत्व है। उपचुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं ये 2 बात है। एक तो जो राधा मोहन सिंह के बयान से जो कुछ बना है, माहौल बन रहा है, ये है। फिर यह बात भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी में सामाजिक तौर पर एक समावेशी राजनीति का अभाव दिख रहा है हाल के वर्षों में। ये इसकी भी परिणति इस चुनाव में दिख रही है। तीसरी बात कि बहुत सारे ऐसे कारण भी हैं जो स्थानीय हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग कारण हैं। यह कारण भी महत्व रखता है इस परिणाम। बहुत सारे कारण एक साथ मिलकर के। लेकिन मूलतः 2 बात है कि एक सामाजिक तौर पर समावेशी राजनीति का बीजेपी में अभाव होता जा रहा है, और दूसरी बात एक निरर्थक विवाद पैदा करके लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है। रामेश्वर चौरसिया जी, यहाँ पर आपके पास आना चाहेंगे। निश्चित रूप में बीजेपी में, बिहार की बीजेपी की ही मैं बात कर रहा हूँ, नेतृत्व को लेकर के कई बार सवाल उठ रहे हैं। जो फार्मूला आपने झारखंड में फिलहाल अपनाया है, अमित शाह जी आते हैं, खासतौर से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही झारखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। वजह कहीं ना कहीं उसके पीछे वो विवाद है कि वहाँ का ट्राइबल मुख्यमंत्री हो या नॉन ट्राइबल हो। फिर अर्जुन मुंडा जी ने एक और बयान दे दिया था। बिहार की स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है इंडिविजुअल की हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में पार्टी भी अगर किसी को चुनती है, और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा लोकसभा के पहले कितने विवाद हुए, ये बनेंगे वो बनेंगे, कोई हमारे यहाँ क्लेम नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बिहार में कुछ दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में कुछ सीनियर नेताओं ने ही इसको जन्म दिया, और मैं तो केंद्र से हम लोग आग्रह भी किए हैं इस पर लगाम लगना चाहिए। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में आपको बता दूं, हम क्या चाहते हैं वो मैटर नहीं करता, जनता क्या चाहती है वो मैटर करता है। अगर जनता हमें चाहती नहीं है और पार्टी हमें थोप दे तो पार्टी का इसमें भला नहीं है।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पहले तो अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेती है, फिर जनता का फीडबैक आता है, फिर आपके जैसे मीडिया के मित्र जो सर्वे कराते हैं हम उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारे सर्वे में हम 10-20% अपने को ज़्यादा दिखाएंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो न्यूट्रल दिखाएंगे। आपको देखा कि इसी फीडबैक के आधार पर केंद्र ने फैसला लिया। उसी फीडबैक के आधार पर जो आज अमित शाह की बात कर रहे हैं, उन्होंने सभी प्रदेशों का सघन दौरा किया, सबसे फीडबैक लिया। फीडबैक के बाद ये पता चला कि ऐसा कोई यहाँ नेतृत्व नहीं है जिसके नाम पर हमें वोट मिल जाए, जनता वोट दे, तो तय हुआ कि नरेंद्र भाई के नाम पर हम चुनाव में बिहार को लेकर के। इसीलिए बिहार में ये जो कवायद चल रही है ना, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बीजेपी के लिए। और सीपी ठाकुर जी के बयान से मैं सहमत हूं कि जिस तरह से हमारा बेस वोट भागा है, जो परंपरागत सीटें हम हारे हैं, हमें आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। और एक चुनौती है हमारे सामने, जब तक हम अपने वोट बैंक को बचा करके नहीं रखेंगे, अगर आगे बिहार की जनता चाहती भी है हमें लाना, हम आपस में एकजुट नहीं रहेंगे और इस तरह के विवाद पैदा होंगे तो हमें लग रहा है कि चौरसिया जी इशारे में आप उस शख्स पर सवाल उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं जिसके नेतृत्व में ये उपचुनाव लड़ा गया। देखिए, सवाल किसी के नेतृत्व पर उठाना नहीं है, ये पार्टी हमारी तय करती है कि नेता कौन होगा और क्या होगा, किसको क्या पद दिया जाए, कौन अध्यक्ष होगा। ये एक पार्टी का सिस्टम है। इससे ये मान लेना कि नेतृत्व है, ये बिल्कुल गलत है। आपने देखा वहां भी केंद्र में राधा मोहन जी का बयान आया था। ठीक है, उसी पर मैंने बोला आपको कि वरिष्ठ लोग हैं, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। इसमें कार्यकर्ताओं में भी एक भ्रम पैदा होता है और उससे हमें घाटा होता है, कोई फायदा नहीं होता है लॉन्ग रन में। प्रेमचंद मिश्र जी, क्योंकि यहाँ एक व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है कि जो हाईकमान तय करेगा वो मान लिया जाएगा। यहाँ तो पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड है। हमारे अध्यक्ष भी पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कशन होता है तब अनाउंस करते हैं, तो पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सबको नॉलेज में है। और और आपको बता दूं, अगर बात नीचे से आई होती तो हम कार्यकर्ता को समझा देते। अब वरिष्ठ नेता कर रहे हैं तो इस पर केंद्र ही की जिम्मेवारी है और केंद्र ही इस पर नोटिस लेगा। और आप देखिए अभी, क्योंकि आगे आने वाले इन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बिजी हैं टिकट बंटवारे में, इसके बाद जरूर इसका नोटिस लेकर के कोई निदान निकाला जाएगा। प्रेमचंद मिश्र जी, इस तरीके से घमासान बीजेपी में मचा हुआ है, आपको क्या लगता है इसके पीछे मूल कारण क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति विशेष को आगे प्रोजेक्ट करने की ये कवायद मानते हैं, या अंदरूनी कलह कुछ इस कदर फैल गया है, प्रस्फुटित हो गया है कि वो अब विकराल रूप धारण कर रहा है? देखिए, बिहार बीजेपी में हम लोग का ये मानना है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और वहाँ नेतृत्व को लेकर बड़े पैमाने पर अंतर्द्वंद है, अंतर्विरोध है और यह सार्वजनिक रूप से कई बार प्रकट हो चुका है। सुशील मोदी जी का नेतृत्व पार्टी के बड़े सेक्शन को स्वीकार नहीं है और कहीं न कहीं उनकी कार्यशैली से नाराज़गी है। और ये आज से नहीं, जब से ये लोग मिनिस्ट्री में यहाँ शामिल हुए थे, नीतीश जी की मिनिस्ट्री में, तब से ही लग रहा था कि उनके खिलाफ कुछ लोगों का आक्रोश है, खासकर वर्ग विशेष के लोगों में ज़्यादा नाराज़गी है। तो कहीं न कहीं जिस बातों का इशारा सुकान जी ने किया है, मैं उसको थोड़ा बहुत समर्थन करते हुए कहना चाहूँगा कि एक तो बिहार में जो भाजपा को पार्लियामेंट इलेक्शन में कोई सफलता मिल गई, उम्मीद से ज़्यादा मिल गई, तो कहीं न कहीं उन लोगों को साइकोलॉजिकल ये दिमाग में बैठ गया है कि अब तो बिहार की सत्ता भी हमारे हाथ में ही आने वाला है। तो सत्ता के लिए जो एक ललक होती है या उसके लिए जो मारामारी है, सत्ता में आने से पहले ही बीजेपी में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर राज्य स्तर पर अगर आपकी पार्टी विभाजित है तो मुझे नहीं लगता है कि आप जनता में कोई एक बेहतर विकल्प होने का दावा कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आज देखिए, चंद्रमोहन राय जैसे वरिष्ठ नेता को, जिनके एक समाज के एक बड़े हिस्से में अच्छी प्रतिष्ठा भी है और हम लोग भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनको अगर ये कहना पड़ रहा है कि मैं आप आत्महत्या कर लूँगा, तो ये अपने आप में उस पार्टी के अंदर चल रहे संकट की एक प्रकाष्ठा है कि कहीं न कहीं उस दल के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ है। और बिहार की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप अपने आप को अगर बीजेपी सोचती है कि हम सत्ता में आए, तो इसके लिए उसे भी बहुत सारे परिश्रम करने होंगे। और नीरज जी, आपसे एक टिप्पणी चाहता हूं इस वक्त। 2014 में निश्चित रूप में बीजेपी ने ये तो साबित कर दिया कि जो अनुभवी हैं, पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं, उनको दरकिनार करके भी बीजेपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आपको क्या लगता है, बिहार में कहीं ना कहीं वही एक्सपेरिमेंट दोहराया जा रहा है? दो बातें हैं, इससे महत्वपूर्ण है। एक यह जो आम धारणा आम लोगों में ये पेश करने की कोशिश की गई थी कि पार्टी विथ डिफरेंस अनुशासित पार्टी है, तो ये जो बयान आते हैं उससे इस बात की तो कलई खुलती है कि ये सुविधा के अनुसार तर्क देने की कला है। और राधा मोहन सिंह जी संगठन में काम किए हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्य हैं, उनका ये बयान आया और बड़ा इसका निहितार्थ देखिए, जो इस व्यक्ति की चर्चा हो रही है और
किसी एक जिस व्यक्ति की ने नहीं, चर्चा कई में- व्यक्तियों ने मैं ऐसे केवल लगातार बयान आपको दिए। केवल ध्यान दिलाना चाहता हूं इतिहास की ओर। कैलाशपति मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और भीष्म पितामह माने जाते थे। आप भरोसा नहीं करेंगे कि पिछले वर्ष उनका जन्म तिथि तक नहीं मनाया गया, क्योंकि वर्तमान नेतृत्व को रास नहीं आता। डॉक्टर सीपी ठाकुर आहत है। पंडित ताराकांत झा जो विधान परिषद के सभापति थे, मुझे लाल याद है, चौबे पूरी तरह जी। याद है जी। कि शताब्दी वर्ष था और महामहिम का कार्यक्रम था। उसी दिन उनके बारे में जो फैसले लिए पार्टी ने लिए फैसला, वो बहुत आहत हुए थे। 1.5 महीने के लिए आपकी पार्टी में चले नहीं, 1.5 महीना नहीं, उस समय का दौर 2012 की घटना मैं बता रहा हूँ। चंद्रमोहन राय जी ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति की। तो ये संस्कार का दावा, त्याग, तपस्या, बलिदान का दावा, और जिन लोगों ने मेहनत करके पार्टी को खड़ा किया, उनके प्रति जो नज़रिया और जिसका प्रकटीकरण विभिन्न रूपों से हो रहा है, तो हमको तो लगता है कि ये तो अंदरूनी मामला किसी पार्टी का है। सुशील मोदी जी एक नए दौर में आए हैं, और अगर नामाकरण किया जाए तो कलही के रूप में, कलह के केंद्र बिंदु के रूप में सुशील मोदी जी नए रूप में उभर करके। रामेश्वर चौरसिया जी से टिप्पणी लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी मजबूरी है, लेना होगा हमें एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं निश्चित रूप में उम्मीद करेंगे रामेश्वर चौरसिया जी कम से कम पार्टी को डिफेंड करेंगे आप। इसने सारी जिंदगी खपा दी अपनी पार्टी में, अब वो कहाँ जाएगा? इसका तो विकल्प दूसरा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। इसने सारी जिंदगी खपा दी अपनी पार्टी में, अब वो कहाँ जाएगा? इसका तो विकल्प दूसरा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कैसे भाजपा में अंदरूनी कलह अब सत्ता पर आ गया है। ब्रेक पे जाने के पहले नीरज जी, रामेश्वर चौरसिया जी, आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ। नीरज जी ने कहा कि सुशील मोदी कलही हैं और पूरे फसाद की जड़ वही है। देखिए, अपना अपना परसेप्शन है। मैं मानता हूं कि यहाँ बीजेपी में व्यक्ति क्या है ये बहुत महत्व नहीं रखता है। व्यक्ति का नेचर क्या है, अपना क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सारी चीज़ें व्यक्ति क्या है ये दिमाग में रख के नहीं सोचा जाता है। जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोचती है, दिमाग में रख के कोई भी पार्टी सोचती है, खासकर जो बड़ी पार्टी होती है। तो मैंने पहले आपको बताया कि कौन क्या है, मेरा नेचर क्या है, ये हम तय कर सकते हैं, लेकिन पार्टी क्या तय करेगी हमारे नेचर के अनुसार नहीं करेगी। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जनता के अनुसार तय करेगा। दूसरी ओर हम थोड़ा गौर फरमाएं, महागठबंधन बना, 3 पार्टियों का विलय, एक तरीके से मिलन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि अनहोली है, कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं, खासतौर से भाजपा ये सवाल उठाती है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, नीतीश जी लालू प्रसाद यादव नहीं रह सकते। आपको लगता है यही सवाल कहीं ना कहीं लाजमी महागठबंधन के ऊपर पे भी है? जिस तरीके से हमने देखा जदयू के अंदर घमासान मचा, जिस तरीके से हमने देखा ठीक लोकसभा चुनाव के पहले राजद के अंदर घमासान मचा। चौरसिया जी, मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न। मैं सवाल ये कह रहा हूं कि अब हम चर्चा इस विषय पर तो कर रहे हैं कि ये घमासान भाजपा में है, हम एक व्यक्ति के नेतृत्व को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं भाजपा में उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं कि ऐसे ही सवाल महागठबंधन में भी तो उठ रहे हैं? देखिए, ये स्वाभाविक है। ये पार्टी जो होती है विभिन्न लोगों का एक गठबंधन होता है, हर की महत्वाकांक्षा होती है। राजनीति में आया तो महत्वाकांक्षा होगी, ये तय है। लेकिन मैंने किसी पार्टी के बारे में बोला कि कोई भी पार्टी अपने महत्वाकांक्षा से किसी को आप आगे प्रोजेक्ट कर सकते हो, तय तो जनता को करना है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति तय नहीं करता, इवन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय करते, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड से, और वो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड उस हिसाब से तय करता है कि फीडबैक क्या है। इसीलिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा छोड़ दीजिए, वो तब प्रभावी होता है जब एक व्यक्ति पार्टी चलाता है, कोई सुप्रीमो होता है और वो तय कर लेता है कि हमारा एक्लोज है, इसको देंगे, हारे या जीते, तब वो खतरा का विषय होता है। ऐसी स्थिति नहीं लग रही है। शुकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे, ऐसी स्थिति नहीं लग रही है? मैंने क्यों रामेश्वर जी से ये सवाल किया महागठबंधन को लेकर के भी, और जो गठबंधन है भाजपा का या भाजपा के बारे में जो बात मैंने की, सवाल ये तो लाजमी है यहाँ इस वक्त कि एक व्यक्ति विशेष की बात की जाती है और समस्या हर वक्त उत्पन्न होती है व्यक्ति विशेष से। कांग्रेस कभी भी गांधी के शैडो से बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ पर राजद की बात कर रहे हैं, लालू के शैडो से बाहर नहीं निकल सकता, और जदयू में कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश के शैडो के बाहर नहीं निकल पा रही जदयू। तो तमाम समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं व्यक्ति विशेष की वजह से हो रही हैं। देखिए, एक नेचर राजनीति का हमारे यहाँ ये हो गया है कि इसमें जनतांत्रिक पद्धतियाँ खत्म होती जा रही से। वह हम विचार विमर्श का जो पार्टियों में एक दौर चलता था आज से 20 साल
30 साल पहले, वह दौर धीरे धीरे ख़त्म हो गया है और राजनीति में एक सुप्रीमोवादी प्रवृत्ति जो है वह घर कर गई है, जिसके कारण मुलायम सिंह यादव पैदा होते हैं, नीतीश कुमार पैदा होते हैं, लालू प्रसाद पैदा होते हैं। तो यही स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी में भी हो रही है। जो नेता चौरसिया जी के हैं, चाहे यहाँ हो या दिल्ली में हो, वो अपना एक विशिष्ट गुट बनाना चाहते हैं, वो उस गुट के तहत काम कर रहे हैं। यही जो काम लालू प्रसाद जी कर रहे हैं अपने सीमित दायरे में, जो काम नीतीश कुमार जी अपने सीमित दायरे में कर रहे हैं, वही काम बिहार में भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। तो उसका असर तो पड़ना ही है, वो पड़ता ही है। लेकिन इसका लाभ जो मिलता है वह सकारात्मक कम मिलता है, नकारात्मक स्थितियों में ज़्यादा मिलता है। कि हमें नाराज़गी है लालू प्रसाद जी से तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देते हैं, हमें नाराज़गी है नीतीश कुमार जी से तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देते हैं। लेकिन उस वोट करते वक्त एक आम मतदाता के सामने में यह राजनीतिक स्थिति उतनी साफ नहीं रहती है कि सुप्रीमोवादी प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में भी इसी ढंग से है, लेकिन वह उसकी प्रकृति दूसरी है, लेकिन है मूल तत्व वही है, मूलतः वही प्रकृति है। जी प्रेमरंजन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि ये लोग भले ही कांग्रेस पर आरोप लगाते रहें कि आपके यहाँ एक व्यक्ति की सब कुछ चलती है, लेकिन जो नया प्रयोग बीजेपी ने किया है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उसमें तो लगता है कि एक व्यक्ति, इनकी पार्टी वगैरह सब गॉन हो गई है, इवन आरएसएस तक गॉन हो गई है। जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वही बीजेपी में होता है, वही उनकी सरकार में होता है। इसलिए ये कहना, और इवन अब तो मंत्रियों की हालत इन्होंने ऐसी बना दी है कि वो प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रह सकते हैं, उनके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि सीधे पीएमओ को करेंगे। जो सिस्टम इन्होंने लाया है, इसलिए कम से कम अब कांग्रेस पर इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से न लगे तो ज़्यादा बेहतर है। आपने साबित कर दिया है कि केंद्रीकृत राजनीति कैसे की जाती है, वो देखो नरेंद्र मोदी जी की शैली से। नंबर 2, महागठबंधन को लेकर जो भी चीज़ें आपने उठाया या दूसरे लोग बिहार के बोलते हैं, मैं स्पष्ट कर दूं कि 3 पार्टी ने एक तालमेल करके 10 सीट का उपचुनाव हमने लड़ा और हमने एक नया प्रयोग किया, और वो प्रयोग बहुत हद तक सफल रहा है। अगर उसको और अच्छे ढंग से हम किए होते तो ये रिजल्ट के रेशियो और हमारा बेहतर होता। लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी वर्सेस 3 पार्टी है, यहाँ मैं इनसे डिफर करता हूँ। इनका भी 3 पार्टी का गठबंधन है, उसमें एलजेपी भी है, कुशवाहा जी की पार्टी है। तो ये 3 पार्टी का बिहार में गठबंधन है और इसी के बीच में मुकाबला हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी सामने आया। और लोकसभा चुनाव में जहाँ 31 सीट आप जीते हैं और वहाँ पर अगर 2.5 महीने के अंदर में उपचुनाव होता है, उसमें सब अपनी जीती हुई सीट अगर हार रहे हैं तो ये अपने आप में एक आई ओपनर है बीजेपी के लिए, रामविलास जी के लिए या उनके। और सिर्फ बिहार में नहीं, ऐसी स्थिति हमने देखा उत्तराखंड में भी और कई और जगह, कर्नाटका में हुआ है, पंजाब में हुआ है। तो हमने कई वो सीटें जीती हैं जो बीजेपी की परंपरागत सीटें थी। तो जनता में जो आप उम्मीद जगाते हैं, अगर उसके अनुरूप आप काम नहीं करेंगे तो लोगों की नाराजगी आपको तुरंत झेलनी होगी। तो मोदी जी ने जो एक उम्मीदों का पहाड़ खड़ा कर दिया, बस ये आए कि नौकरी मिल जाएगी, आए कि महंगाई खत्म हो जाएगी, इनके आते ही रामराज कायम हो जाएगा, काला धन 100 दिन में वापस आ जाएगा। अब लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। बिहार को लेकर एक वाइटल पॉइंट में बता रहा हूँ, इन लोगों ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में स्पेशल स्टेटस का मुद्दा जोर शोर से उठाया था कि बस मोदी जी आएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। आखिर क्या हुआ? एक शब्द इन 100 दिनों में, एक शब्द बीजेपी की तरफ से इस बारे में नहीं कहा गया है। क्या बिहार को लेकर उसकी क्या दृष्टि है, क्या स्पेशल स्टेटस को लेकर उसकी सोच है, क्या उसकी प्लानिंग है? न इनके बजट में कुछ इसका प्रोविजन किया गया, न लाल किला से संबोधन में कोई चर्चा की गई, न इनका जो 10-15 मेन मुख्य कार्यक्रमों जवाब देना चाहेंगे। ये तमाम चीजें हैं जहाँ स्पेशल स्टेटस पर चुप है। 2-3 सवाल इन्होंने उठाया। एक तो नरेंद्र मोदी जी पर उठाया। मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने जो बात कही उसकी इन्होंने पुष्टि की। एक तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सारा सिस्टम है, लेकिन जो व्यक्ति जिसको जनता चाहती है स्वाभाविक प्रभावशाली होता है, पावरफुल होता है। आज जो प्रधानमंत्री हैं, जनता ने चाहा तो प्रधानमंत्री बने। मैं इनको याद दिला दूँ प्रेमचंद जी को कि जब जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी का जब दौर था, वो क्यों प्रभावशाली थे? क्योंकि जनता उनको मानती थी। अब कांग्रेस के चाह के भी उनके पीछे ही चलना पड़ता था। ये तो स्वाभाविक है, जिसकी पैठ जनता में होगी। दूसरी बात, जहाँ तक स्टेटस की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि देखो, केंद्र से आपने भी आरोप लगाया था पहले कि जो हम पैसा भेजते वही खर्च नहीं होता है।
आज भी कितने डिपार्टमेंट क्या पैसे नहीं खर्च होता है। सुन लीजिए, हमने स्पेशल स्टेटस की बात नहीं की थी। हाँ, बिहार को मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए विकास, लेकिन आप खर्च करें जो मिलता है, आप डिमांड करें तभी तो उसको। अब 50-60% वही नहीं खर्च करते, पैसे दे करके क्या होगा। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, एक नहीं बिहार की बात छोड़िए, इस देश में, दुनिया में डेवलपमेंट के लिए पैसे की कहीं कमी नहीं है। विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, वो इच्छा शक्ति डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी का एक बयान लीजिए, मैं सहमत हूं इन बातों से, और मैंने भी ये बात पहले भी उठाई है कि जहां एस्टीमेट घोटाला हो, अगर अपना घर हम 3 लाख में बनाते हैं, सरकारी मकान 10 लाख में बनता है, तो इस पर अंकुश लगाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इसी पर हम आ रहे हैं। ब्रेक के बाद हम यही चर्चा करेंगे कि घोटालों से कब उबरेगा आखिर बिहार। इसने सारी जिंदगी खपा दी अपनी पार्टी में, अब वो कहाँ जाएगा? इसका विकल्प दूसरा ही है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बड़ी बहस में स्वागत है। बयानों में नेता अपने दर्द की दवा ढूंढते हैं, लेकिन बिहार में दवाइयां ही दर्द की वजह बनती जा रही है। दवा घोटाला सामने आया है और आमने सामने वो 2 दल खड़े हैं जिनके सत्ता में रहते ये घोटाला हुआ। वक्त बदल गया है, लेकिन जाहिर हो रहा है कि व्यवस्था की बीमारी दूर नहीं हुई। जिन दवाइयों की बदौलत बीमार अच्छे होते हैं, वो दवाइयां बिहार में व्यवस्था की बीमारियों की वजह बन गई हैं। बिहार की सियासत में दवाइयों ने भूचाल ला दिया है। यहाँ घोटालों के फहरिस्त में दवा घोटाला भी जुड़ गया है। तकरीबन 15 करोड़ रुपए के इस घोटाले में बीजेपी और जेडीयू नेता एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लिए खड़े हैं। जब कॉरपोरेशन बना उसमें मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं था। कॉरपोरेशन की जो पहली खरीद हुई, उस खरीद के समय में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार थे, तो पूछताछ की शुरुआत उनसे होनी चाहिए। और मैं तो और उससे आगे बढ़ के कह रहा हूँ, पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि जो लोग भी उसमें लिप्त हैं सबका पर्दाफाश हो सके, सबके चेहरे बेनकाब हो सके। दवाओं की खरीद में अनियमितता का खुलासा यूं तो 20 अगस्त को कैग की रिपोर्ट से हुआ, जिसमें बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BMS-ICL की ओर से दवा खरीद में 2013 में 1 करोड़ 85 लाख की अनियमितता हुई। बतौर विरोधी बीजेपी इस अनियमितता को घोटाला कह रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य का प्रभार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था। लेकिन सत्ताधारी जेडीयू घोटाले की परतों के बीच बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्रियों की तलाश कर रहा है। बिहार सरकार का मानना है कि दवा घोटाला 2013 से पहले से होता आ रहा है। कहने का मतलब गाली देने का, क्रिटिसिज्म करने का उनको तो बहाना है। अब वो कहेंगे कि अभी के जो मंत्रिमंडल है उनको भी ले लेना चाहिए साथ है, तो इसका कोई तुक है? जिस समय में बात आई है उस समय में यदि नीतीश कुमार रहते तब ना, तो उनसे बहुत पहले की बात है। तो पहले जो रहे हैं तो घबरा क्यों रहे हैं? अब उनके समय में है ये नहीं था, क्लीन चिट देने का कौन सवाल है? खेत खाए गधा मार का है जो रहा। दरअसल बीजेपी इसे चारा घोटाला के नजरिए से देख रही है। आरोप कुछ इस तरह लगा रही है जैसे लालू यादव ने चारा घोटाले के शुरुआती दिनों में सीबीआई जांच से इनकार कर दिया था, वैसे ही बिहार सरकार नीतीश कुमार को बचाने के लिए दवा घोटाले की भी सीबीआई जांच से बचना चाहती है। हालांकि घोटाले की आंच बढ़ता देख सरकार ने डॉक्टर के सिंह की अध्यक्षता में जांच करवाई। जांच ने अनियमितता को सही करार दिया और इस रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने भी कार्रवाई की बात कह दी है। लेकिन बात सियासत से आगे बढ़ती दिख नहीं रही। जाहिर है इस बीमारी की दवा किसी के पास नहीं। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। नीरज जी, बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, चाह रही है कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस पूरे मामले पे। आखिर क्या मजबूरी है, क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी की मांग? आप लोग भी कहते हैं कि चलिए ठीक है सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी। एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि बिहार में दवा खरीद की गई। जनवरी 2008 में गठन होता है निगम का। प्रक्रियात्मक त्रुटि के चलते या इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की गई
कि जो दवा खरीद में विभिन्न आयाम थे उसके सुधार के लिए इस दिशा में प्रयास किया गया, और जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही बार बार ये लोग चर्चा करते हैं, एजी की रिपोर्ट। तो आप 2012 का निकाल कर रिपोर्ट देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में क्या हुआ था। 70,83,000 की निकासी हुई थी, अधिक निकासी हुई थी। भाई एजी की रिपोर्ट के आधार पर आप मूल्यांकन कर रहे हैं। एजी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट सदन के अंदर रखी जाती है, लोक लेखा समिति में जांच करती है, प्रस्तावना में रहता है कि भाई उसके संबंध में विधानमंडल वो उपस्थापित किया जाता है, वो जांच करती है, जांच के बाद कंडिकावार जांच में कार्रवाई होती है। दूसरा भाई ये महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जो आरोपी हैं, जो जिम्मेवार हैं, नीतीश कुमार जी ने तो पत्र लिखा है सुशील मोदी जी को कि आप जरा जानकारी बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हमारी भूमिका कहाँ कहाँ मेरा हस्ताक्षर रहा, क्या उसके नियमावली है, क्या उसके निविदा की प्रक्रिया है। मुख्य सचिव को भी उन्होंने पत्र लिखा कि भाई हमको जानकारी दीजिए, चूंकि मेरे ऊपर ये आरोप व्यक्तिगत रूप से लगा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी पूंजी, जो सार्वजनिक जीवन में उस व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है कि ईमानदारी, उसी पर सवालिया निशान मोदी जी ने खड़ा किया। तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठेगा। दूसरा, आप मानते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ? नहीं, मैं अभी उसमें आप आ रहा हूं मैं उस सवाल पर। मेरी यह समझ है कि ये प्रक्रियात्मक त्रुटि के चलते निश्चित रूप से जो मीडिया में खबरें आई है उसके लिए दोषी है। सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी की जांच रिपोर्ट आ गई, कार्रवाई होगी, बचेगा नहीं कोई। लेकिन जिस ढंग से सियासत इस पर किया जा रहा है और टिप्पणी व्यक्तिगत किया जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से आप दवा घोटाले के घोटाले जिसको कह रहे हैं आप, उसके आरोपी को बचाना चाहते हैं। भाई कार्रवाई होगी जल्दी। दूसरा सीबीआई का सवाल, मैं एक जानकारी केवल मैं चाहता हूं कि यही सुशील मोदी जी बिहार में सत्ता में उप मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजकिशोर केसरी जी मारे गए थे। उनका क्या बयान आया था कि सीबीआई की जांच की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुविधा के अनुसार आप सत्ता में आने के पहले कहते थे कि सीबीआई का इस्तेमाल होता है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला है, कोयला घोटाले के मामले में सारी बातें आ रही है कि क्या सीबीआई में हो रहा है। इसलिए सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है और इसके आधार पर ललित नारायण मिश्रा जी की कब हत्या हुई, क्या हुआ जांच रिपोर्ट का आज तक? बिहार की जनता जानना चाहती है। अगर सीबीआई इतनी फास्ट एजेंसी है, बिहार के पास सब कुछ है, हमारे पास आर्थिक। चौरसिया जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं। चौरसिया जी सीबीआई को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है लाजमी कि अभी क्यों आखिर भाजपा इस मुद्दे को उठा रही है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप जब तक सरकार में थे मुद्दे को तब भी उठा सकते थे। आप कहेंगे कि उस वक्त सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई थी। देखिए, ये सब मुद्दा तो उठता है जानकारी के आधार पे भी। कोल घोटाला का मुद्दा भी सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार ही था और ये भी उसी के अनुसार है। प्रक्रिया कब शुरू हुई, क्या हुई, कोई अपना क्लेम करे, वो अलग विषय है। लेकिन जांच का विषय ये बनता बिहार में। देखिए, बिहार की जनता मरमाहत क्यों है? आपको याद होगा 74 में जब आंदोलन हुआ, आंदोलन किस लिए हुआ? भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। तो बिहार की जनता को ज़्यादा उम्मीद थी कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ तो भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। और मैं आपको बताऊं कि उसी नेतृत्व के पास 10 साल कांग्रेस का राज छोड़ दें तो सारे जो जयप्रकाश उनके नेतृत्व में रहा, एक दूसरे पर वही आरोप लगा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि पूरे की जांच होनी चाहिए। सिर्फ दवा घोटाला ये थोड़े बिहार में, आज से जो घोटाले हुए हैं 77 से फिर जांच कराओ कि जो सरकार, जो हम मुद्दा लेके चले थे कि नहीं हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज एस्टीमेट घोटाला है, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला है, दवा घोटाला है। कौन से घोटाले की हम बात करें? तो सबकी जांच करा दो। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, मैं पार्टी लाइन पर नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कि जनता का पैसा है, बिहार की जनता की पैसा है। कम से कम जनता को ये उम्मीद तो बनी है कि जांच होगा तो कुछ न्याय मिलेगा। चौरसिया जी, ये सवाल भी तो आपसे पूछे कि जब तक आप सरकार में मिलीभगत थे तब तक आपने इस आवाज को क्यों नहीं उठाया? आखिर घोटाले तो हो रहे होंगे जैसे आपकी बातों से प्रतीत हो रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हो रहे होते तो हर साल सीएजी की रिपोर्ट आती है। चलो हम सरकार में थे, लेकिन विपक्ष तो उठाया होता। इसका जवाब है किसी के पास? अगर ऐसा था तो विपक्ष तो उठाया होता। कांग्रेस विपक्ष में थी, राजद विपक्ष में थी, वो तो उठाया होता। प्रेमचंद जी, आज चूंकि हम विपक्ष में हैं इसलिए हम उठा रहे हैं। जवाब देना चाहेंगे? विपक्ष चुप था उस वक्त भी। सीएजी के रिपोर्ट को लेकर भी बीजेपी राजनीति करती है। सीएजी जब भी रिपोर्ट देगी कुछ न कुछ खामियां निकालती है और अपनी रिपोर्ट में देती है, चाहे वो गुजरात की सरकार की कार्यशैली पर हो या बिहार की हो या केंद्र सरकार की हो। लेकिन जब गुजरात के लेकर जब रिपोर्ट आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको बोलती है कि ये बकवास है, इसको रद्दी की टोकरी में फेंको। लेकिन दूसरे राज्य में जब सीएजी की रिपोर्ट आती है उसका कहते हैं सीएजी की रिपोर्ट में ऐसा है, ये घोटाला हुआ, इसकी कार्रवाई, इस पर जाँच होनी चाहिए, संबंधित आदमी को पकड़ना चाहिए। तो ये जो जैसे नीरज जी ने कहा, सुविधा की जो राजनीति बीजेपी करती है, कभी सीबीआई
कांग्रेस के एजेंट हो जाती है। यही रंजीत सिन्हा उसमें डायरेक्टर थे, आज सीबीआई पर इतना भरोसा 2 महीने में कैसे हो गया। तो उसी तरह से सीएजी की रिपोर्ट को अगर आधार मान के अगर आप उसे घोटाला या भ्रष्टाचार मानेंगे तो इस देश की किसी भी सरकार को आप मान रहे हैं कि घोटाला या भ्रष्टाचार इस मामले में कम से कम नहीं। मैं आ रहा हूँ, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, ये हम लोग को भी जानकारी, गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? ड्रग कंट्रोलर होता है, ड्रग कंट्रोलर हेल्थ मिनिस्टर के अंदर में काम करता है। तो ज़्यादा समय जब तक बीजेपी भी बिहार में सरकार में सत्ता में भागीदार थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ज़्यादा समय तक हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे हैं। तो इस जांच से जो बिहार की अपनी मशीनरी है जो इन्होंने तैयार किया है 7.5 साल तक सत्ता में रहे नीतीश जी के साथ, तो उस पर क्यों नहीं भरोसा करते हैं? तो असल घबराहट है कि इनके अपने नेता उसमें फंसते जा रहे हैं और उन लोगों ने गड़बड़ियाँ की हैं। इवन उपकरण खरीद वाले मामले में जो मोदी जी उठाते हैं बार बार, उसमें भी ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। या भवन निर्माण की बात भी कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स कर देना और हर चीज़ को राजनीति जोड़ के रोज़ बयान देना, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इन चीज़ों से आप अपने अपराध को नहीं छुपा सकते हैं। बीजेपी अगर यह आज कहती है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार में घोटाले हुए हैं और गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो बीजेपी उस जिम्मेदारी से अपने आप को अलग नहीं कर सकती है, चूँकि सत्ता में वो बराबर की हिस्सेदार थी। 7.5 साल तक इन्होंने सत्ता चलाया, तो क्या इस 2-2.5 साल जब से वो अलग हुए हैं, इस 1-1.5 साल 2 साल में क्या इसमें गड़बड़ियाँ हो गई हैं? अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की भी संलिप्तता उसमें उतनी ही होगी। इसलिए मेरा मानना है कि राजनीति के एक लेवल को बीजेपी बना के रखे तो ज़्यादा बेहतर है। आप व्यक्तिगत आरोप पे ज़्यादा जोर देते हैं, आप रोज बयानबाजी। ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कहीं ना कहीं ये मामला गले की हड्डी बन जाएगा बीजेपी के लिए? नहीं, 1 मिनट, अपने खुद मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, फंस सकते हैं। कौन है क्या है हम तय नहीं कर सकते, हम आरोप लगा सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बोला कि जिम्मेवारी तो लेनी पड़ती है, मुखिया को ही लेनी पड़ती है, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मुख्य सचिव हो, प्रधान सचिव उसके हो, क्योंकि गड़बड़ियां वहां तो उनको देखनी है। अगर नीचे वाला करता भी है तो जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। लेकिन कौन उसमें अभियुक्त है, मैं इनकी बात से सहमत हूं, तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आरोप प्रत्यारोप चलता है राजनीति में। लेकिन आपकी तो पार्टी के जो नेता है वो तो सीधा पल्ला झाड़ रहे हैं कि उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और सीधा इशारे में कह रहे हैं। देखो, हम अपना पल्ला झाड़ेंगे तो ये भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, अपना पल्ला ये भी झाड़ रहे हैं, लेकिन ये तो जांच में पता चलेगा ना। हम तो न्यायाधीश नहीं है, हम न्याय कर सकते हैं, हम जांच एजेंसी नहीं है, इसलिए जांच होनी चाहिए। मैं इस पक्ष का हूं, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सीएजी की रिपोर्ट उन विभागों के बारे में भी आई है प्रतिकूल, जिसका मंत्रालय खुद सुशील मोदी जी चलाते थे। ये तमाम तो फिर जदयू क्यों चुप है उन मामलों पर? जदयू उठा सकती थी नीरज जी उन मामलों को। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक कोड है, इसके खिलाफ लड़ने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह का विजुअल निकाल लीजिए। जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला का आरोपी था अंबानी परिवार, वो विशिष्ट मेहमान बना हुआ था। DLF का चेयरमैन विशिष्ट मेहमान बना हुआ था, जिनके कारण भ्रष्टाचार हुआ, जो महत्वपूर्ण कारक थे। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक प्रतिबद्धता चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जिस ढंग से धन बल का प्रयोग शुरू हो गया है, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ नैतिक बल लड़ने का घटा है। और ये दवा जिसकी बात आप कर रहे हैं, वित्तीय अनियमितता की बात कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं। इस पर तो हमने चर्चा करी, थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको नीरज जी, थोड़ा सा इसलिए भी रोकना आपको लाजमी है कि देखिए, आरोप एक तरफ से बीजेपी तो लगा रही है, आप उसको सिरे से निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इशारे में जीतन राम मांझी ने खुद तो कहा था कि ये व्याप्त है भ्रष्टाचार। नहीं, हम ये भ्रष्टाचार एक सामाजिक कोड है। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति हमने जब्त किया है। ये बिहार एक मॉडल स्टेट इस मामले में बना है। डीजी की संपत्ति जब्त हुई है। सवाल यह है कि फुल प्रूफ सिस्टम क्या होता है। अगर कोई तकनीक है अच्छे दिन के पास तो बताना चाहिए। तो गुजरात में भी प्रयोग करते, बिहार में भी करते, देश के अंदर में करते। आप फुल सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो नहीं, एजी की रिपोर्ट को आपने आधार बनाया। कटघरे में मैं ये कह रहा हूँ, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ही है, आधार बनाते हैं। यहाँ कटघरे में आपके पूर्व मुख्यमंत्री ही है नीरज जी। जी, कटघरे में यहाँ पर आपके पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं। यही महत्वपूर्ण, यही विषय महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार जी ने सुशील मोदी जी को कहा है 24 घंटा तो हो गया, ज्ञानवर्धन उनको करना चाहिए। सुशील मोदी जी काफी वक्त ले रहे हैं, चौरसिया जी, सुशील मोदी जी काफी वक्त ले रहे हैं, कह रहे हैं शनिवार को। देखिए, जब तक व्यक्ति विशेष पर चर्चा करते रहिएगा तो जिसको ये सामाजिक कोड कर रहे हैं वो दूर नहीं हो सकता। मैं मानता हूं, हम आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, ये तो व्यक्तियों की बात हुई। आखिर जांच नहीं होगा तो इस आरोप का क्या मतलब है? फीस तो बिहार की जनता रही है, पैसा तो बिहार की जनता का है। बेचारे मरीज परेशान है, दवा नहीं मिल रही है, 220 दवा में सिर्फ 100 दवा ला रहे हैं, आप कहां से देंगे? गलती ये करे, गलती ये करे और भुगते बिहार की जनता, भुगते बिहार का पेशेंट। खेत का गधा मार खाए चला।
हाँ, काफ़ी मतलब जीतन राम मांझी जी ने भी जो बयान दिया, हमने अपने दर्शकों को सुनाया। हम आप ही के पास आना चाहते थे सुकांत जी, वैसी स्थिति लग रही है, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मार जनता ही खाना है, जनता को ही खाना है। लगातार एक लंबी फहरिस्त है। 1996 से हम बात कर लें चारा घोटाले की, अलकतरा घोटाला, वर्दी घोटाला, बहुत लंबी फहरिस्त है बिहार में घोटालों की। अब एक नया एडिशन। एक मैं और बताऊं आपको, मैं कहता हूं कि लोगों को, खासकर लोगों को, जो सेंसिटिव लोग हैं, कोर्ट से, हाई कोर्ट से आग्रह करना चाहिए कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर इन सब घोटालों की जांच कराएं, ताकि आरोप प्रत्यारोप का दौर रुके और सही मामले में बिहार में जांच होनी चाहिए। बिहार की जनता कमेटी की एक रिपोर्ट तो आ गई, उसने तो सही बताया है। खैर सुकांत जी, आपसे वही सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। आपने कहा अभी खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा जी, वैसी स्थिति कहीं ना कहीं आम जनता मार खा रही है तमाम घोटालों के बीच। ये मैं 2-3 बात करना चाहूँगा, 2-3 मिनट समय लेकर के जी, ज़्यादा नहीं। एक तो जो इस दवा घोटाले की जो प्रकृति दिख रही है, ये शुरुआत जिस ढंग से हो रही है, यह मेरे जैसे पत्रकार को चारा घोटाले की याद दिला रहा है। ऐसी ही शुरुआत है। हाँ, और जिस ढंग से सरकार रिएक्ट कर रही है, यह भी वही याद दिला रही है, लालू प्रसाद जी के ज़माने की याद दिला रही है। उसकी भी शुरुआत, चारे घोटाले की भी शुरुआत इससे छोटे घोटाले से हुई थी और जो एक महा घोटाला के तौर पर तब्दील हो गई। ठीक यही स्थिति है। जनता, ये NDA 1 और NDA 2, इन सरकारों ने घोटालों को दबाने में काफ़ी महारत हासिल की थी। उन दिनों भी बियाडा घोटाला एक हुआ था, बहुत चर्चा उसकी रही थी। उसमें चौरसिया जी और नीरज जी दोनों सरकार में थे, इन लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया। उन्हीं दिनों एस्टीमेट घोटाला चला था, उसको भी ख़त्म कर दिया। उन्हीं दिनों नामांकन घोटाला चला था, उसको ख़त्म कर दिया। तो घोटालों की लंबी फहरिस्त पिछले 8 साल के दौरान ही अगर आप देखेंगे तो कम से कम 5-7 घोटाले ऐसे हैं जिनको इन दोनों ने मिल करके, बिहार की सरकारों ने मिल करके ख़त्म किया। तो यह दवा घोटाला भी आज की देन नहीं है, बल्कि आप देखेंगे दवा घोटाला जो खरीदारी हो रही, राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से पहले खरीदारी होती थी, उसमें भी गड़बड़ी देखी गई थी। CAG की रिपोर्ट बार बार आती है। CAG की रिपोर्ट पर उन दिनों भी यही बात कही जा रही थी कि लोक लेखा समिति देख रही है और उसके निर्णय के बाद ही कुछ बात आगे बढ़ेगी। तो मुझको लगता है सरकार अगर अपने को पाक साफ दिखाना चाहती है तो इसको CBI को सौंप देनी चाहिए, एक बात। दूसरी, चौरसिया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हाई कोर्ट को सुओ मोटो इस पर संज्ञान लेना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच की इसमें पहल करनी चाहिए, उसको आदेश देना चाहिए, ताकि बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई जो है वह लूट करके उसका जो पैसे का हिसाब हो सके, वक्त की बहुत कमी है। राहत मिल सके दवा से। जाते 5 से 10 सेकंड में आप लोग तैयार हैं इस तरीके के जांच के लिए? राज्य सरकार सक्षम है, जो भी दोषी है वो जल्द से जल्द राज्य सरकार की जद में आएंगे। भरोसा है राज्य सरकार के इन्वेस्टिगेशन पर? चौरसिया जी, भरोसा है राज्य सरकार के इन्वेस्टिगेशन पर आपको? देखिए, ये कैसे हो सकता है कि जो घोटाला करे वही जांच करे? जांच तो निष्पक्ष एजेंसी करनी चाहिए ना। तो क्या नंदकिशोर यादव तो जांच करें, अश्विनी चौबे जी जांच करें? नहीं। आपके नेता चंद्रमोहन राय जी का बयान आया है कि KK पाठक एक ईमानदार अधिकारी थे, उनको हटवाने के लिए सुशील मोदी जी ने उनको फोर्स किया कि इसको हटाओ, नहीं तो मिनिस्टर से आप रिजाइन करिए। अगर एक कल रोते हुए उन्होंने कहा, निश्चित रूप में तो इसका अंत नहीं है। सवाल मैं बोला कि निष्पक्ष एजेंसी से करनी चाहिए, CBI से करनी चाहिए। जांच एजेंसी इस घोटाले की तह तक पहुंच पाएगी? चलिए, बड़ी बहस में आने के लिए रामेश्वर चौरसिया जी आपका, नीरज कुमार जी, प्रेमचंद मिश्रा जी और सुकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।